यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनदर क्वेश्चन है डिस्कशन नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं हमारे कुछ ही क्वेश्चन है डिस्कशन बाकी है। सीए फाइनल वालों को अगर मैं बात बताऊं तो बूस्टर रिवीजन इंटरनेशनल टैक्स का बाकी है, बट जैसे जैसे मुझे भी टाइम मिलते जा रहा है मैं भी अपडेट करते जा रहा हूँ, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो रिविजन हो, चाहे सारी चीज़ हो। तो जैसे जैसे जिस जिस चीज़ का टाइम मिलते जा रहा है सारी चीज़ें एक एक चीज़ आ रही है। कुछ लोग सिर्फ क्वेश्चनर कर रहे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस करी हुई है, कुछ लोग बूस्टर रिवीजन के लिए वेट कर रहे हैं। वेट करिए सर, सारी चीज़ें डाल दूंगा, डोंट वरी। राइट, अच्छा जी, आपको याद होगा हम लोगों ने सारे क्वेश्चनर डिस्कशन कर लिए, कुछ ही टॉपिक के क्वेश्चनर डिस्कशन बाकी है, तो क्वेश्चनर डिस्कशन अभी फटाफट खत्म कर देंगे। अगर आप देखेंगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के ऊपर। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीए फाइनल एज वेल एज पेपर 6C। तो पेपर 6C वाले जो बच्चे हैं वो भी इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस जो क्वेश्चन है डिस्कशन है इसको आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं। सो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन है डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एबीसी इनकॉर्पोरेशन, अ स्वीडिश कंपनी हेडक्वार्टर्ड एट स्टॉकहोल्म, not having a permanent establishment in India but has set up a license office in Mumbai in compliance with the RBI guideline looking after its day-to-day business operations in India, right? Looking after its day-to-day operation business in India, spreading awareness about the company's product and explore the further opportunities. The license office take place decision relating to the day-to-day routine and perform supportive function that are preparatory and auxiliary in nature. ठीक है। The significant management and commercial decision, however, in substance are made at Sweden. अच्छा जी, ABC Incorporation is a Swedish company, means it's a foreign company which is having a license office in India. सबसे पहली बात, फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है? फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6(3) को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। याद दिलाता हूं पूरा प्रोविजन। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी पोएम इन इंडिया रेसिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। और पोएम के लिए हमें 2017 की वो सर्कुलर को चेक करना पड़ता है, 6/2017 वाला। अब व्हाट इज पोएम? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स वेयर द की मैनेजमेंट एंड डिसीजन इन सब्सटेंस आर मेड। अब यहां पे अगर देखा जाए तो एक बात बहुत क्लियरली उन्होंने कह दी है दैट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन इन स्वीडन। मतलब एक बात तो क्लियर है, उस फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया के अंदर में नहीं है। दूसरी एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, लाइसेंस ऑफिस अगर यहां पे सिर्फ कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेटरी इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी वर्क के लिए होता है तो इसे क्या नहीं माना जाता? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं माना जाता फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, एंड देयरफॉर दिस कंपनी विल नॉट बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं माना जाएगा। आंसर में क्या क्या लिखना होगा? 6(3) का मेंशन करना होगा। लाइसेंस ऑफिस जो सिर्फ प्रिपरेटरी नेचर के लिए होता है या कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसे हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानते। ये बात यहाँ पे क्या करनी होगी? मेंशन करनी होगी। अल्टीमेटली कंक्लूजन देना होगा दैट दिस कंपनी इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। आइए चेक करते हैं। As per section 6(3) provides that a company would be resident in India in any previous year if it is an Indian company or place of effective management is in India. In this case, ABC is a foreign company and therefore it would be resident in India only if the place of effective management is situated in India. Explanation 3 to section 6(3) defines that the place of effective management would means a place of effective management means a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business in substance made. Its place of effective management is not in India since significant management and commercial decision is taken in Sweden. ABC has only license office in India through which it looks after the routine day-to-day business operations in India, and the place where decisions relating to day-to-day routine operations are taken supportory, preparatory and auxiliary in nature and not relevant for determining place of effective management. Therefore, ABC's foreign company is non-resident since its place of effective management is outside India. ये 3 बातें लिख दीजिए, मैटर खत्म। 3 बातें लिख दीजिए, मैटर खत्म। गेटिंग इट? चेक कर लो मालिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, जे इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी एट टोक्यो। ठीक है, ये एसेंशियली सेक्शन 9 पे क्वेश्चन बेस्ड है। जे इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी टोक्यो इन जापान। ही रिसीव्ड सैलरी टैक्सेबल होगी
एंड अलाउंस, अलाउंस क्या होंगे बेटा, एग्जाम्प्ट होंगे 10(7) के अंदर में, राइट, फॉर द ईयर एंडेड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन टोक्यो। बिसाइड्स ही वॉज अलाउड परक्विजिट, परक्विजिट भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 10(7) में। याद होगा जब इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया सैलरी देती है, दैट सैलरी वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। याद होगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग ये चीज करते हैं, इट वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन आउटसाइड इंडिया, यस और नो। हालांकि 10(7) कहता है जो अलाउंसेस और परक्विजिट दिए जा रहे हैं ये टैक्सेबल नहीं है। ही इज non-resident for the year 2021, examine the taxability of salary, allowance and perquisite. Salary is taxable while allowance and perquisite is exempt. As per section 913, salary payable by government to the citizen of India for services rendered outside India shall deem to accrue or arise in India, right? As per 10(7), all allowances and perquisite paid or allowed as such outside India by government to citizen of India is exempt from tax, therefore allowances and perquisite received by J are exempt. डन सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर इट इज एन इंडियन इनकम फॉरेन इनकम। याद होगा तो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं ये इंडियन इनकम है और फॉरेन इनकम है, और सेक्शन 5 के हिसाब से उसका टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। ये एक ही कंसोलिडेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोग को डाल करके दिया हुआ है, एक ही कंसोलिडेटेड क्वेश्चन मैंने आपको डाल के दिया है, और मोस्ट ऑफ दी 3 से 4 प्रॉब्लम में जो जो एंट्रीज पूछी है उनमें से कॉमन चीजें बाजू निकाल के एक प्रॉब्लम बना के आपको दे दिया है, राइट। चेक करना, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट, आरओआर, आरएनओआर, एनआर। आरओआर, आरएनओआर और एनआर को अगर ये इनकम मिली है तो आप बताइए किस केस में कितना टैक्सेबल है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है हम लोग फॉर्मेट क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, आरओआर, आरएनओआर, एनआर, राइट, और हर एक इनकम को एनालाइज करते हैं, ये इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, और अकॉर्डिंगली इनकम उनके स्लैब के अंदर में डाल देते हैं। आप देख पाओगे कि यहां पे भी हम लोगों ने यही काम किया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। पहले सेक्शन 5 इसके लिए याद कर लो। सेक्शन 5 कहता था अगर इनकम इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, आरओआर, आरएनओआर, एनआर डजंट मैटर। अगर इनकम इंडियन इनकम है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल। अगर इनकम फॉरेन इनकम है, आरओआर को टैक्सेबल, आरओआर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। आरएनओआर को 2 ही फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, कौन कौन सी, बिजनेस से आने वाली और प्रोफेशन से आने वाली विच इज सेटअप इन इंडिया, और एनआर को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। ये याद आ रहा है आपको मालिक? सेक्शन 5 के अंदर में ये टेबल को अगर आपको याद हो तो ये प्रॉब्लम एकदम चिल्लर बन जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। जो अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया ये इंडियन इनकम बन गई, जो अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया ये इंडियन इनकम बन गई। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू आरओआर, आरएनओआर, एनआर, मतलब 5000 तो ऑब्वियसली तीनों कॉलम में आने ही आने हैं। बचे हुए 5000 फॉरेन में रिसीव्ड हुए होंगे, आरओआर को टैक्सेबल, मतलब आरओआर के कॉलम में पूरा का पूरा 10,000 आएगा। आरएनओआर को टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, ना ये बिजनेस से है ना ये प्रोफेशन से है विच इज सेटअप इन इंडिया। एनआर को टैक्सेबल ही नहीं होने वाला जो इनकम फॉरेन में मिली। सो आरओआर के कॉलम में 10,000, आरएनओआर और एनआर के कॉलम में 5,000, ओनली द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। सो 10,000, चेक इट आउट, 10,000, 5,000 एंड 5,000। क्लियर है प्रभु? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई। अगर बिजनेस चेन्नई में है तो इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। पैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी मिले हो, 20,000 अक्रॉस ऑल कॉलम, क्योंकि ये इंडियन इनकम बन जाएगा। सो 20,000 अक्रॉस ऑल कॉलम बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इंडिया में है तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तीसरा सिचुएशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। सेक्शन 9 कहता है शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी के शेयर सेल किए तो इनकम इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। 20,000 अक्रॉस ऑल कॉलम, इट इज एन इंडियन इनकम। फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंडन। ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड मिला, मतलब फॉरेन इनकम हो गई। आरओआर के केस में टैक्सेबल, आरएनओआर और एनआर में नॉट टैक्सेबल। 5,000 nil. Long term capital gain on sale of a plant at Germany, 50% are the profit received in India. 50% profit received in India. ROR को तो 40,000 पूरा डाल दो, RNOR और NR को सिर्फ 20,000 जितना इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। सो 40,000, 20,000, 20,000. Income earned from business in Germany which is controlled from Delhi, 40,000 is received in India. ROR को पूरा 70,000, RNOR को पूरा 70,000 because business is controlled from Delhi. बिजनेस से आने वाली इनकम है फॉरेन से। एनआर को सिर्फ 40,000 टैक्सेबल। तो 70,000, 70,000 एंड 40,000।
प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली, आगे का पढ़ना ही नहीं, बिजनेस अगर दिल्ली में है, मैनेज कहीं से भी हो रहा हो, डजंट मैटर, टैक्सेबल इन इंडिया, इट्स एन इंडियन इनकम, 15,000 अक्रॉस ऑल कॉलम, 15,000 अक्रॉस ऑल कॉलम. यस. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन लंडन ब्रॉट टू इंडिया, ब्रॉट टू इंडिया. देख, अगर ये इनकम फॉरेन में अर्न की गई है तो आरओआर को तो टैक्सेबल हो गया, ये तो छोड़ ही देना. एन आरएनओआर को टैक्सेबल होगा क्या? नहीं सर. क्यों? ब्रॉट टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल. याद रखिए, ये इनकम वहां पे डिनोट करती है और ये बिजनेस से आई है नहीं, प्रोफेशन से आई है नहीं. सो आरएनओआर और एनआर के कॉलम में क्या आएगा बेटा? नील आ जाएगा. सिर्फ 50,000 आरओआर के कॉलम में आएगा, बिकॉज इट्स अ फॉरेन इनकम, नीदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉर अक्रूड इन इंडिया. Interest on debenture of an Indian company, it's an Indian income, taxable to all. Fees for technical services rendered in India but received in London. सेक्शन 9 कहता है अगर FTS इंडिया में रेंडर किया गया है, पैसा वर्ल्ड में कहीं पे भी मिला हो, इट्स एन इंडियन इनकम, टैक्सेबल 8,000. उसके नीचे वाला प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज फ्रॉम लंडन, तिर लगाने का. बिजनेस अगर इंडिया में है तो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. सो 8,000 एंड 26,000 अक्रॉस ऑल कॉलम. पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी और पेंशन वहां टैक्सेबल होते हैं जहां सर्विस रेंडर की है. अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की है दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया. सो दिस अमाउंट इंडियन इनकम 4,000 टैक्सेबल टू ऑल. इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर एंड इट इज कंप्यूटेड. कंप्यूटेड है मतलब हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना. प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मतलब आरओआर को टैक्सेबल, आरएनओआर एनआर को नॉट टैक्सेबल. सो 16,000 dash and dash. Past foreign untaxed income brought to India. See, it's a foreign income which is untaxed brought to India, not taxable in India. ना ही ROR को, RNOR को, NR को. Just because foreign country has not taken the tax does not means India got the right to receive the tax. So past foreign untaxed income brought to India not taxable across any of the person. Income from agriculture land in Nepal received there and then brought to India. Agricultural income, ROR के केस में taxable, RNOR, NR not taxable, neither received in India nor arised in India. So ROR को तो आएगा ही, RNOR, NR को नहीं आएगा. Income from profession in Kenya which is set up in India, received there but spent in India. ROR 5,000, RNOR 5,000, NR not taxable. RNOR को क्यों? Because set up in India का concept है. सो 5,000 5,000 नील. ये सेटअप ऑफ इंडिया इन कंसेप्ट सिर्फ आरएनओआर के केस में आता है, याद होगा तो. यस मालिक, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग. याद होगा तो गिफ्ट तभी टैक्सेबल होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ गिफ्ट एक्सीड 50,000. हियर द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज 20,000, नॉट टैक्सेबल ऐसे भी. सो neither to ROR, RNOR, NNR. Why? Because the value of gift does not exceed 50,000. दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये गलत लिखा हुआ है. बेटा कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, आपने कंसेप्ट गलत अप्लाई किया हुआ है. आप कहते हैं सर गिफ्ट तो टैक्सेबल होना चाहिए, ये वेडिंग पे मिला हुआ है, राइट सर. वेडिंग पे मिला हुआ की बात तो खैर दूसरी हो गई, ये तो एक और दूसरी बात हो गई. दूसरी एक और बात है, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 50,000, इसलिए भी टैक्सेबल नहीं है. वेडिंग पे मिला इसलिए तो है ही नहीं, बट वैल्यू ऑफ गिफ्ट भी 50,000 से ऊपर नहीं है, इसलिए भी नहीं है. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट टैक्सेबल टू ऑल, 12,000. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, ओनली आरओआर को टैक्सेबल. डिविडेंड इनकम फ्रॉम रिलायंस, ये इस साल का अमेंडमेंट है, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल, इंडियन इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल टू ऑल. एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम टू ऑल. सो 5,000 अक्रॉस ऑल कॉलम बट नील अक्रॉस ऑल कॉलम. यहां पे हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे. इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन मिलेगा 80 TTA में, तो 80 TTA का बेनिफिट लेंगे, मैक्स अप टू 10,000 फॉर रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, और ये निकलेगा बेटा आपका टोटल इनकम. चेक कर लो.
इज दैट डन? चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 4, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, 3 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, 4 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। पीयूष रिटर्न टू इंडिया ऑन 12th June 2020 फॉर परमानेंटली रिसाइडिंग इन इंडिया आफ्टर अ स्टे ऑफ 20 years इन यूके। 20 साल वो यूके में रहने के बाद वो इंडिया वापस आ रहा है। प्रोवाइडेड द सोर्स ऑफ हिज वेरियस इनकम एंड सीक योर ओपिनियन एज टू हाउ हिज टैक्सेबिलिटी in India would arise. Assume he has not opted for 115 BAC. हमें यह assume करना है that he has not opted for 115 BAC. ठीक है, एक मिनट, ये 12 जून को वापस आ रहा है, मतलब एक बात तो समझ लेना, he stays for more than 182 days in India, मतलब वो रेसिडेंट तो है ही है, पर क्या वो ROR है क्या? नहीं, वो ROR नहीं होने वाला, बिकॉज इन पास्ट एनी ईयर फॉर एटलीस्ट 20 years ही वॉज नॉट इन इंडिया। सो वो कौन हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वो RNOR हो जाएगा, और इस हिसाब से हमें डिसीजन देना होगा, यस और नो। मालिक वो कौन हो जाएगा? RNOR हो जाएगा, और उस हिसाब से हमें क्या करना होगा? डिसीजन देना होगा। इनकम फ्रॉम रेंट फ्रॉम अ फ्लैट इन लंडन विच इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, right? The flat was given by him after his return to India. एक मिनट, he is RNOR, RNOR को रेंटल इनकम आ रहा है, RNOR को क्या आ रहा है मालिक? रेंटल इनकम आ रहा है। क्या ये रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? पॉइंट नंबर 1, रिसीव्ड कहाँ हुआ है वो देखो, इट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, मतलब लंदन में ही, द अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। RNOR को दो ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, एक विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, दूसरा फॉरेन इनकम विच इज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, तो ये इनकम नहीं आएगा, राइट? पॉइंट नंबर 2 चेक करो यहां पे, पीयूष रिटर्न टू इंडिया ऑन 12th June his for permanent residing in India. During the previous year he stayed for 182 days or more, he would be treated as resident in India. However, he would be resident and not ordinarily resident, assuming that he was a non-resident for 9 out of 10 previous preceding year and stays in India is less than 730 days. Therefore, he is RNOR. As per section 5, only income which received or deemed to be received or accrued or deemed to be accrued in India is taxable in case of RNOR. Income which accrue or are outside India shall not be included in total income unless it is derived from a business controlled or profession set up in India. First, the rental income was deposited in a bank there shall not be taxable in case of RNOR since both accrual and received are outside India. Second point, dividend on shares of 3 German company which are being controlled in a bank account in London. He proposed to keep dividend on shares in London with the permission of RBI. एक मिनट, डिविडेंड आ रहा है किससे? जर्मन कंपनी से, फॉरेन इनकम है, वो वैसे भी वहीं रखने वाला है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. डिविडेंड फ्रॉम अ शेयर्स received in London would not be taxable in case of RNOR, both the accrual and receipt outside India. Third, he has got 2 sons, 12 year 19 year. ये जो 12 year है ये माइनर हो गया. Both of his son are staying in London. देखिए ये जो मेजर है इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है. And not returning to India. Each of his son is having 75,000 income in foreign currency not received in India and 20,000 received in India. अब एक बात सुन, एक माइनर सन है, एक नॉन माइनर सन है. नॉन माइनर सन के लिए हम बात ही नहीं कर रहे. माइनर सन को 2 इनकम अराइज हुई, 75,000 विच इज आउटसाइड इंडिया एंड 20,000 इज इन इंडिया. जो इंडिया में रिसीव हुई वही इनकम क्लब होगी. याद करो 64(1)(a), माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम हायर हो. यहां पे अज्यूम करेंगे कि इसकी इनकम हायर है, इसके लिए इसके साथ क्लब हो रही है. एक और चीज याद करना है, अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है तो 1,500 रुपीज का जो एग्जाम्शन मिलता है क्लबिंग का वो मिलेगा, राइट. सो 20,000 माइनस 1,500, 18,500 रुपीज क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पीयूष. इन द हैंड्स ऑफ हुम? पीयूष.
So as per 64(1)(a), all income accruing arising to minor will be clubbed after providing a deduction of 1,500 under 1032. Accordingly, income of 20,000 in India is included in the income of Piyush after providing a deduction of 1,500. Therefore, 18,500 is included in the income of Piyush. Income accruing to minor child outside India is not included in the income of Piyush. Since other son is major, his income is not included at all. During the preceding accounting year, he was a non-resident. He sold 1,000 shares which were acquired by him in the British pound sterling, and sale proceeds were repatriated. The profit in terms of British pound sterling on sale of these 1,000 shares was 175% of the cost, while in terms of Indian rupees it was 50,000 rupees. अच्छा जी सर रिपैट्रिएशन कभी भी इनकम नहीं माना जाता, hence it is not the income. Only the income includable is 64(1)(a would form part of total income of Piyush. चेक कर लो प्रभु, check it. If it is done, आ जाओ बेटा. 5th सेल्फ करना इजी क्वेश्चन है, नवंबर 2008 का. 6th पे आते हैं. फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड बाय सुमेध, अ नॉन रेसिडेंट एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. अच्छा जी सर, एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. कंप्यूट द बैलेंस टैक्स पेबल, रिफंड ड्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट. भाई साहब ये क्वेश्चन है प्योरली टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टॉपिक से, प्योरली टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टॉपिक से आपको टैक्स निकालने बोला जा रहा है, राइट. टैक्स निकालने बोला जा रहा है. कुछ याद दिला देता हूँ. मोटे मोटी तौर पे दिखे तो वहाँ पे हमारे को कुछ इनकम दिख रही है. एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर नॉन रेसिडेंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो ये 10% पे टैक्सेबल होता है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है. जनरल इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम 20% पे टैक्सेबल होता है, 20% पे टैक्सेबल होता है. अदर इनकम नॉर्मल स्लैब रेट के ऊपर टैक्सेबल होता है, ठीक है. इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज असेट 6,50,000 रुपीज. एक काम करो, सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करो, सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करो. हो गया बेटा. अब चेक करना. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट 6,50,000 रुपीज हुआ है. एक्सपेंडिचर होली इनकर्ड इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर इज 80,000. क्या ये माइनस कर पाओगे? यस. नेट आएगा 5,70,000 रुपीज. फिर ये इंटरेस्ट इनकम है, ये कैपिटल गेन के पार्ट में नहीं जाएगा. हालांकि 115F कहता है कि अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं विद इन 6 मंथ्स, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विद इन 6 मंथ्स इन अनदर सिक्योरिटीज, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा. यहां पे कुछ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए. इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट्स जो 10(4)(b) के अंदर में 30/3/2021. एक मिनट, इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए ये विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर होनी चाहिए, अगर आपको प्रोविजन याद हो तो. अब यहां पे देखिए, सेल हुआ है जुलाई 20 में, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हुआ है मार्च 21 में. ये वाला एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन पब्लिक कंपनी, ये हुआ है दिसंबर में. सो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. यस, इन्वेस्टमेंट हुआ है दिसंबर के अंदर में, ठीक है सर. अच्छा,
लेकिन ये दिसंबर 2021 के अंदर में हुआ है। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर ये दिसंबर है, ये तो 6 महीने में है, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे बता दूं ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिसंबर 2020 लिखा और यहाँ पे दिसंबर 2021 लिखा है। ये भी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 6 मंथ है, इसलिए बेटा नहीं मिलेगा। आप डेट देखना भूल गए। यस, सो दोनों भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेंगे। सो 5,70,000 विल बी कैपिटल गेन, मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का डिपॉजिट जो है ये आया बेटा कितना, 5,90,000। वेट, अगर डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी से इंटरेस्ट आ रहा है, ये स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगा। इसके लिए स्लैब रेट पे टैक्सेबिलिटी दी गई है, राइट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी एंड डोमेस्टिक, ये सब आपके इनकम माने जाएंगे। वैसे भी ये सारे के सारे इनकम है, बट दीज इंटरेस्ट आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो ठीक है, सबसे पहले कैपिटल गेन 6,50,000, इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर लो 570, दोनों नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड विद इन 6 मंथ्स। सो 570 आपका कैपिटल गेन आया। फिर आपका इन्वेस्टमेंट इनकम आप देखोगे 95,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, पब्लिक डिपॉजिट्स का, ये दोनों डन। डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल हो चुका है, एज वेल एज इंटरेस्ट फ्रॉम प्राइवेट कंपनी आ गया। यहां पे आपकी टोटल इनकम बन गई 15,90,000। अब इस पे क्या निकालना है, टैक्स। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% आएगा या 10%, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। सो 5,70,000 पे 10%, 57,000। दूसरा, ये जितनी भी अदर इनकम है, ये 3, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ये 20% से टैक्सेबल होगा। 115A वाला सेक्शन तो याद ही होगा। सो 4,30,000 दैट इज 355 प्लस 75,000। एक लड़की ने मुझे सवाल पूछा था, सर ये 430 कहां से आया? बेटा प्राइवेट कंपनी से जो इंटरेस्ट आता है ये नॉर्मल स्लैब रेट पे होता है, बाकी सारे जो इंटरेस्ट होते हैं ये आपके 20% पे आते हैं। सो 20% ऑफ 4,30,000, ये 430 इस तरह से बना हुआ है। बचा हुआ जो 590 का इंटरेस्ट है ये नॉर्मल स्लैब रेट पे जैसे तुम कैलकुलेट करते हो बिल्कुल वैसे करना। तो 5 लाख तक के 12,500, बचे हुए 90,000 पे 20% दैट इज 80,000, टोटल आता है 30,500। टोटल टैक्स आया 1,73,500। एक मिनट, क्या इनकम 50 लाख के ऊपर है? आंसर इज नो, तो सरचार्ज नहीं आएगा। हाँ, पर 4% का HEC जरूर आएगा। यह आया टोटल टैक्स। अगर प्रॉब्लम में ध्यान दो तो आपका TDS ऑलरेडी डिडक्टेड है। आपके टैक्स पेबल में से TDS आप डिडक्टेबल माइनस कर दो, आपको रिफंड मिल जाएगा। बिकॉज एक्सेस TDS डिडक्टेड है, रिफंड आ जाएगा 3360 का। चेक कर लो। चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, डू इट ऑन योर सेल्फ। आपको खुद को करना है जी मालकों। क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ नवंबर 2018 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन। प्रणब इज अ नॉन रेसिडेंट, एज 41 ईयर एंड हैज फर्निश्ड द पर्टिकुलर ऑफ इनकम रिलेटिंग टू फॉलोइंग ईयर। करना क्या है, जब भी प्रॉब्लम को देखो सबसे पहले नीचे देखो वो हमसे चाह क्या रहा है जीवन में। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय प्रणब अज्यूमिंग दैट ही ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स। मतलब वो 115A स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर्स को लेना चाह रहा है। ठीक है सर, अंडरस्टैंड। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, 2.5 लाख का लॉस दिया है। जैसी लॉस दिया है और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिया है, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए द मैक्सिमम लॉस हाउस प्रॉपर्टी जो हम सेट ऑफ कर सकते हैं वो होगा 2 लाख। बैलेंस लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा सेट ऑफ करने के लिए। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया है। क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस से HP लॉस सेट ऑफ हो सकता है? बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों करंट ईयर के लॉस है तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। सो 750 में से मैक्स 2 लाख तक के हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D टैक्सेबल है बिल्कुल। इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट इट इज टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्सक्राइब्ड इन फॉरेन करेंसी 1,50,000 टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन
फॉर परचेस ऑफ अबाउट डिबेंचर, डिबेंचर को परचेस करने के लिए उसने कुछ इंटरेस्ट पे किया है, इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर नो, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर सब्सक्राइब्ड इन 8/9 फॉर 5 लाख एंड सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज, 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख रुपीज का कैपिटल गेन आ जाएगा और उसमें से ब्रोकरेज हट जाएगा 12,000 रुपीज, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीजीबीपी इनकम में से एचपी लॉस माइनस कर दो, पीजीबीपी इनकम 2 लाख का एचपी लॉस माइनस कर दो, बैलेंस लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ये आ गया 5,50,000 रुपीज़। फिर कैपिटल गेन हेड उठा लेते हैं, कैपिटल गेन हेड में 8 लाख में से 12,000 हटाओ, देन 5 लाख हटाना। इंडेक्सेशन का बेनिफिट बॉन्ड और डिवेंचर के ऊपर नहीं मिलता, एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये दोनों भी नहीं है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। सो 288 आपका आ गया कैपिटल गेन। अब इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम मालिक पहले तो म्यूचुअल फंड का 65,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,50,000। यस, इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, याद करना 115 ए के हिसाब से अगर जो आप इनकम कमा रहे हैं इसके ऊपर स्पेशल रेट आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें से डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम एन इनकम ऑन विच स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल। यहां आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगी 10,53,000। अब इस पे क्या निकालना है, टैक्स। रुक जा, वापस से टैक्स याद कर। जो कैपिटल गेन आया है मतलब 2,88,000, इस पे 10% आएगा, सो 2,88,000 पे 10%, 28,800। दूसरा जो इंटरेस्ट इनकम आया है, इंटरेस्ट इनकम आया है इसमें से खर्चा अलाउड नहीं है, बट इंटरेस्ट इनकम इज सब्जेक्ट टू 20%। दूसरी बात, ये प्राइवेट कंपनी से नहीं है, सो 20% का टैक्स रेट आएगा। ये आया 1,50,000 का 20% 30,000। बाकी जितनी इनकम है इस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा दे। इसके अलावा कौन कौन सी इनकम बचती है तेरी, 5,50,000 और ये इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगा दे, ये आएगा 94,300। चेक कर लो, बची हुई बैलेंस इनकम 65,000, एक मिनट, 65,000 पे भी 20% आएगा बिकॉज इन्वेस्टमेंट इनकम है ये, सो आई स्टैंड करेक्टेड। 65,000 पे भी 20% आएगा। बचा हुआ जो बैलेंस इनकम है 5,50,000, सो सर ये आ रहा है 22,500। आपका ओवरऑल टैक्स 94,300। चेक कर लो, इस पे 4% का HEC आ गया मालिक, और ये आ गया आपका टोटल टैक्स आफ्टर राउंड ऑफ। सो म्यूचुअल फंड पे भी 20% आएगा बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट इनकम। यस, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं मालिक। क्वेश्चन नंबर 9, डू इट ऑन योर सेल्फ। देखिए, जो क्वेश्चन इजी है या जो क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के हैं, मैं क्लियर कट आपको बोल दूंगा भाई साहब आप कर लो। जो इजी भी होंगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि भैया आप खुद कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 10, SOL इनकॉर्पोरेशन नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। याद कर बेटा, FII की इनकम 115 AD के अंदर में कवर होती है। 115 A के क्वेश्चन हमने कर लिए, सेक्शन 9 के क्वेश्चन कर लिए, सेक्शन 6 के क्वेश्चन कर लिए, 115 AD के ऊपर का क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन कर लेना काम हो जाएगा, राइट। A notified FII derived the income from following various sources as under: income in respect of security 2850, expenses incurred in respect thereof 50,000 rupees. Yes, above income includes an interest income 16 lakh rupees from an Indian company and dividend income 3,50,000 rupees from a domestic company. ठीक है सर, करना क्या है आगे पता चलेगा। सेकेंड इनकम जो आ रही है इनको, वो आ रही है कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म भी दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है सर, ओके। कंप्यूट करना है टैक्स पेबल। भाई साहब, नॉन रेसिडेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन टैक्स पेबल पे ही आएंगे। एंड टैक्स लाइबिलिटी,
as per the applicable provision assuming the other income is derived in the previous year. नवंबर 2018 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन। बताओ क्या क्या होगा। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इनमें कौन कौन सी इनकम है। एक इसमें आ रही है इन्वेस्टमेंट इनकम, बराबर है, जो डिविडेंड से आ रही है 3,50,000 और बची हुई 25 लाख आ रही है इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ बोला है। तो सिक्योरिटीज़ में अगर 28,50,000 देखें, इसमें से 350 किसकी आ रही है, डिविडेंड की आ रही है। तो डिविडेंड की 350 प्लस अदर सिक्योरिटी इनकम 25 लाख। हमें ये अलग अलग करना ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स निकालने के लिए। सो अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे आएगा 350, एक मिनट, यहाँ पे एक करेक्शन है, इट शुडंट बी 35 लाख, इट शुड बी 3,50,000 प्लस 25 लाख, टोटल मिला के 28,50,000। डन। अच्छा, जब हम स्पेशल रेट से कैलकुलेट करने वाले हैं, एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल प्रोसीड्स परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, सेल प्रोसीड्स में से स्ट्रेट अवे परचेज कॉस्ट माइनस कर दो, 24 लाख आपका आएगा कैपिटल गेन। याद होगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करना होगा, राइट। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो सेल प्रोसीड 1350, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 550, ठीक है। ये अराइज हो गया 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड्स ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी बी 925, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वेयर एसटीटी इज नॉट पेड 485, ये माइनस कर दिया 440 आ गया। पहले तो इनकम देख लो कौन कौन सी है। डन हो गया सर, चेक करो। सर यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं, इस पे 10% होगा, अब तक तो ये याद होना चाहिए। शॉर्ट टर्म एसटीटी पेड है तो 15% होगा, एसटीटी पेड है तो 15% होगा, यस और नो। एसटीटी पेड नहीं है, ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा, 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये इंटरेस्ट इनकम काहे से रिलेटेड है, चेक करो, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से रिलेटेड है, आरडीबी से रिलेटेड है, इसमें से 16 लाख रुपए आरडीबी से रिलेटेड है, इस पे 5% का ही होगा, याद करना। अगर इंटरेस्ट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से रिलेटेड है तो 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। डिविडेंड के ऊपर 20% इज द रेट ऑफ टैक्स। इस 25 लाख में से 16 लाख निकाल दिया, सो बचे हुए 9 लाख के इन्वेस्टमेंट इनकम पे भी 20% इज द टैक्स रेट। अब एक एक करके तार को अलग करना होगा। सबसे पहले आरडीबी के इंटरेस्ट 5%, सो 16 लाख पे 5%। बाकी जितना बैलेंस इन्वेस्टमेंट है 28,50,000 में से 16 माइनस कर दो, बचे हुए पे पूरा 20%, चाहे वो डिविडेंड इनकम हो चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो। यहां पे आप लिख सकते हो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे एसटीटी पेड हुआ होगा उस पे 15% आ गया, जिस पे एसटीटी पेड नहीं हुआ होगा उस पे 30% आ गया। ये निकला आपका टोटल टैक्स, इसमें सेस ऐड करने के बाद आपका फाइनल टैक्स निकल गया। चेक कर लो मालिक।
डन बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, यस। अगर 112A की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बियॉन्ड 1 लाख 10% भी लगाया जा सकता है। आरडीबीज अगर 2018-19 के बीच में, इस डेट पे याद होगा तो मैंने आपको बताया था मोदी जी का इंटरव्यू, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10। डिपेंडिंग अपॉन फर्दर कंडीशंस या और कुछ भी आपको प्रॉब्लम में दिया रहा तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। प्रॉब्लम नंबर 11 पे आते हैं। इट्स अ May 2018 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड है 115 BBA पे। याद करो, बड़े बड़े एथलीट्स याद करो। अगर कोई प्रोफेशनल अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोई इनकम कमा रहा है प्लेइंग से, एडवर्टीजमेंट से या किसी आर्टिकल के थ्रू, तो इसके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया है 115 BBA के अंदर में। क्या तुम्हें याद है? द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज 20%। एट द सेम टाइम हम जब पे कर रहे हैं हमें भी TDS करना है अंडर सेक्शन 194। कुछ याद आ रहा है क्या? अंडर सेक्शन 194E हमें भी TDS डिडक्ट करना है। आइए देखते हैं। रिकी, अ फॉरेन नेशनल एंड क्रिकेटर, कम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम in the year ended 31st March. He received 4 lakh in participation in the matches in India, taxable, right? 1.5 lakh advertisement, taxable. He wrote an article, 20,000, taxable. So ये 4 lakh, 1 lakh 50,000, 20,000 taxable as per section 115 BBA. अच्छा जी। During his stay, he also won a prize of 25,000 on horse racing. This is income from other sources, chargeable at special rate 115 BB पे taxable होता है। Winning 25,000 यहाँ पे taxable. Compute his tax liability. पहली चीज उन्होंने बोली है टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। ये आ गई हमारी टोटल इनकम 5,95,000। चेक कर लेता हूं एक बार, बराबर। अब 115 BBA के हिसाब से इस इनकम के ऊपर आना है बेटा आपको 20%, और ये जो विनिंग है इस पे आना है 30%, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 30% लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट अवे 20% लेंगे, आपका टैक्स बनेगा 1,21,500। चेक कर लो, राइट। इस पे 4% का सेस लगाया, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई आफ्टर राउंड ऑफ 126,360। पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया। डन। याद रखें, हम टैक्स लाइबिलिटी स्पेशल रेट से निकाल रहे हैं, स्पेशल रेट से निकाल रहे हैं। यहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में मत सोचिएगा। कमेंट वेदर दीज इनकम आर सब्जेक्ट टू डिडक्शन एट टैक्स एट सोर्स। यस, ये जो है ये 194E के अंदर में टैक्स डिडक्शन होगा इसका 20% प्लस HEC, और ये जो है इसका 194 हॉर्स रेसेस है तो BB के अंदर में होगा 30% का, और नॉन रेसिडेंट है तो 4% सेस भी आएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 2, यस द अबव इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट द रेट ऑफ 20% अंडर 194E referred to in 115 BB, winning from horse races 25,000 at the rate of 30%, and it would be increased by 4% cess. Third question, comment whether he is liable to file the return of income. Yes, he is liable to file return of income. इसको कोई special exemption नहीं दिया गया है। He would be liable to file his return of income, right? हालांकि अगर TDS ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होगा तो उसको करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर उसकी अदर इनकम भी है। देखिए, अगर उसकी प्योरली 115 BBA वाली इनकम होती और TDS डिडक्ट हुआ होता तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी अदर इनकम भी है, दैट इज हॉर्स रेसेस। सो एज पर 115 BBA, income of a non-resident sportsman comprise only income and tax has been fully deducted, it shall not necessarily required to file return of income. However, in this case, Ricky's income is from horse race as well, and therefore he cannot avail the exemption and he has to file the return of income.
what would have been his tax liability had he been a match referee instead of cricketer and option 115 BAC is not exercised. अगर वो रेफरी होता तो 115 BBA का बेनिफिट उसको नहीं मिलता, क्योंकि ये क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन की डेफिनेशन में नहीं आता है. रेफरी डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन फॉर द पर्पज ऑफ 115 BBA. एंड इसके ऊपर फिर 30% हॉर्स रेसेस पे आता, बची हुई इनकम नॉर्मल स्लैब रेट पे चल जाती. नॉर्मल स्लैब रेट पे चल जाती तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी मिलता और ये आपका टैक्स आता. मार्क दिस क्वेश्चन अगेन एज इंपॉर्टेंट. इसमें दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए. बेहतरीन प्रॉब्लम दोनों कंसेप्ट के लिए. ये चेक करो सिर्फ. डन मालिक? चलो जी, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं. इट्स अ May 2017 क्वेश्चन. इट्स अ May 2017 क्वेश्चन. Payment of income on investment in the securities to foreign institutional investor. State the rate at which tax either is to be deducted or collected under the provision of act. Payment of income on investment to FII. Investment income जो FII को आ रही है, इस पे TDS का रेट क्या होगा? 20%. 196. The payment to FII shall attract TDS at the rate of 20% plus 4% says 20.8% effective rate, right? In case of securities are government securities or rupee denominated bond, Indian company TDS shall be deducted at the rate of 20%. As per 196D, tax has to be deducted at 20.8% by the person who is responsible for paying to FII, being in the nature of interest at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. If interest is payable between 2013 to 2023 on government security on RDBs, तो फिर 5.20 that is 5% plus 4% सेस 194 LD के हिसाब से, राइट. सरचार्ज वेरेवर एप्लीकेबल. क्वेश्चन नंबर 13 डू इट ऑन योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 14 डू इट ऑन योर सेल्फ. Question number 15, again do it on yourself. All three are easy question. You can do it. Come to question number 16. Come to question number 16. It's November 2019 old syllabus question. November 2019 old syllabus question. State with reason the following income of non-resident is deemed to accrue or arise in India. क्या ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा क्या? मतलब एप्लीकेशन किसका करना है? सेक्शन 9 का एप्लीकेशन करना है. सेक्शन 9 के एप्लीकेशन करके हमें इसे बताना है क्या ये इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी क्या? पॉइंट नंबर 1, XYZ इज अ हाईवे लिमिटेड. XYZ हाईवे लिमिटेड इज अ रेसिडेंट इंडियन कंपनी, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. It has borrowed 250 million from a financial institution resident in USA to invest in one of the ongoing project in India. एक मिनट, मतलब इंडियन हाईवे कंपनी क्या कर रही होगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या दे रही होगी? इंटरेस्ट दे रही होगी. अब अगर फॉरेन इनकम है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेसिडेंट इन यूएस बोला है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहां बोला है? रेसिडेंट इन यूएस बोला है, राइट. अब इसको इंडिया से इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, क्या ये टैक्सेबल है? आपको याद दिला दूं, सेक्शन 9 कहता है अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया, रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया फॉर द मनी टू बी यूटिलाइज्ड इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम दिया फॉर द मनी बोरोड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अ बिजनेस इन इंडिया,
then income will deem to accrue or arise in India and it is taxable in India. इस केस में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इंडिया में है, उसके लिए पैसा यूज किया जा रहा है और ये इंटरेस्ट हम नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, दैट इनकम इज डीम्ड टू accrue or arise in India and liable to tax in India, राइट? तो ये टैक्सेबल होगा सेक्शन 9 के हिसाब से। सेक्शन 915 इंटरेस्ट पहली चीज कवर करता है। दूसरा, अच्छा, विल योर आंसर बी डिफरेंट इन केस मनी इज इन्वेस्टेड इन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन श्रीलंका? अगर पैसा कोई प्रोजेक्ट श्रीलंका में आ रहा है, जरा इन डिप्लॉय किया है, नो इनकम विल डीम टू accrue or arise in India because the money is not utilized for a project in India. अगर money is not utilized for a project in India, no income deemed to accrue or arise in India, मालिक, everybody, मालिक, no income will deem to accrue or arise in India, game over, right? Mr. A, a non-resident staying in England, hold 10% of the total share capital of ABC company incorporated in England. ABC directly owns the asset in India. Mr. A has transferred his entire share capital to B, an Indian resident, when he was in England. Okay. बी वाला क्वेश्चन वापस पढ़ो, बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है। डन? चलो जी, अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला वाला अक्रू माना जाएगा, यस। दूसरा वाला इनकम अराइजिंग थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर तुम ध्यान दोगे, ABC लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और ये जो ए है नॉन रेसिडेंट स्टेइंग इन इंग्लैंड, ये 10% होल्ड कर रहा है इन ABC विच इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड। ABC डायरेक्टली ओन असेट्स इन इंडिया। A हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर टू B। अगर ABC ने कैपिटल असेट्स डायरेक्टली होल्ड करके रखा है तो ये आएगा या नहीं आएगा, चेक करें। इनकम अक्रूइंग अराइजिंग थ्रू कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वुड इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया एज पर एक्सप्लेनेशन 5। ये वोडाफोन वाला जजमेंट था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ड करते हो तो। एज पर एक्सप्लेनेशन 5, शेयर्स इन अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया would deem to be situated in India if shares derive directly or indirectly its value substantially from an asset located in India. However, income from such transfer of share would not deem to accrue or arise in India if such company directly own the assets in India and transferor neither holds the right of management or control nor hold more than 5% of the share capital. Explanation 7 ये कहता है, वोडाफोन जजमेंट के बेसिस पे था। इन द प्रेजेंट केस ABC लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच डायरेक्टली ओन्स असेट इन इंडिया। However, since A hold more than 5% of the total share capital, the capital gain arising from transfer of share would deem to accrue or arise in India in the hands of Mr. A. This is through a direct connection of Vodafone judgment. डन? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट।
Red Limited is a non-resident foreign company who has entered into collaboration agreement approved by central government with Blue Limited, an Indian company, in 2004 and is in receipt of following payments during the previous year. ये क्वेश्चन ना 2 बार एग्जाम में पूछा है. आगे एक सिमिलर क्वेश्चन दिखेगा आपको इसका. Interest on 8% debenture for 40 lakh issued by Blue Limited in consideration of providing technical know-how, manufacturing, design. एक मिनट, टेक्निकल नो-हाउ अगर आप दे रहे हो तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल है, और ये कंसिडरेशन के तौर पे दिया जा रहा है. ये जो डिबेंचर दिया जा रहा है ये कंसिडरेशन के तौर पे दिया जा रहा है. मतलब ये 40 लाख रुपीस सबसे पहले एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगा एज टेक्निकल नो-हाउ पेमेंट, जिसको 10% से टैक्स आएगा एज पर 115A. फर्दर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी मिला होगा उसे 8%. 40 लाख तो कंसिडरेशन था, इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट भी आएगा. मैक्सिमम बच्चा ये गलती करता है, सजेस्टेड आंसर में भी ये लिखा हुआ है, सजेस्टेड आंसर में भी ये लिखा है कि भैया ये कंसिडरेशन था, 40 लाख तो कंसिडरेशन था, इस पे 8% इंटरेस्ट भी आएगा उसको नॉन रेसिडेंट को. सो 40 लाख इंटू 8% 3,20,000 का इंटरेस्ट इनकम भी आएगा उसको. एक मिनट, ये कब से इशू किया है? जुलाई से इशू किया है. इंटू 9/12 2,40,000 का इंटरेस्ट इनकम भी आएगा उसको. यस. सो 40 लाख तो इनकम है ही है बिकॉज ये कंसिडरेशन है, प्लस इसके ऊपर का इंटरेस्ट भी नॉन रेसिडेंट के हाथ में इनकम बनेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. सर्विस चार्जेस 2.5 लाख ऑन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लीज्ड आउट फॉर ईच ईयर. ये जो सर्विस चार्जेस है ये रॉयल्टी का पार्ट बनता है. सो 500 इंटू 2.5% 12,50,000 रुपीज ये रॉयल्टी माना जाएगा. सर्विस चार्जेस आर रॉयल्टी एज पर द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी. डन. थर्ड, अपार्ट फ्रॉम द अबव इनकम, रेड रिसीव्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंटिंग टू 190 सेल ऑफ डिबेंचर. डायरेक्ट कैपिटल गेन दिया तो हम भी 190 का कैपिटल गेन डायरेक्टली ले लेंगे. राइट. तीनों इनकम मिला के बनेगा 56,80,000. चेक कर लो. एफटीएस भी है, रॉयल्टी भी है, डन. चेक करो बेटा. चल बेटा आगे बढ़ेंगे. टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगा? रॉयल्टी एफटीएस 10%. सो भाई साहब ये 10% आ गया ऑन रॉयल्टी एज वेल एज एफटीएस 115A के हिसाब से. दूसरा, कैपिटल गेन पे 10% विदाउट इंडेक्सेशन. राइट. बचे हुए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20% आप कंसिडर कर सकते हो. एक और चीज हो सकती है, ये एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो तो नॉर्मल रेट पे टैक्स हो सकता है. बिकॉज याद रखना, डेप्ट इज नॉट इन फॉरेन करेंसी. डेप्ट फॉरेन करेंसी में नहीं दिया हुआ है तो 40% का टैक्स रेट आएगा. डेप्ट फॉरेन करेंसी में दिया होता तो हम इस पे 20% टैक्स ले लेते. यहां 40% टैक्स आएगा. सेस लगाइए, फाइनल टैक्स निकालिए. डेप्ट फॉरेन करेंसी में नहीं था इसीलिए हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे. नॉर्मल फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40%. डन. चलो जी.
क्वेश्चन नंबर 18, खुद से करिए ना साहब, जिंदगी में कुछ चीजें खुद से करिए। अच्छा देखिए, ऐसा होगा आप सभी के साथ, ऐसा होगा सिंस एग्जाम इज पोस्टपोन, तो थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है और खुद से पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है, राइट। इसी टाइम पे ये वीडियोस से तो भी एटलीस्ट आपका क्या होगा, इतने सारे प्रॉब्लम रिवाइज हो जाएंगे। इतने सारे प्रॉब्लम भी अगर आपके देख देख के रिवाइज हो जाते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज होगी आपके लिए। तो फटाफट इसको करते जाओ, टेंशन मत लो, राइट। और भाई नो डाउट फाइनल में फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत आता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं और इस तरीके से एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड हो जाती, नो डाउट इट्स अ कोविड सिचुएशन और इसके लिए करना जरूरी था। बट कई बच्चे फाइनल के ये भी देखेंगे कि यार बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है यार, करो और खत्म करो। ऐसा होता है फाइनल लेवल पे बहुत ज्यादा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सही चीजें होगी। उल्टा ये जो आपको मैक्सिमम टाइम मिला है ना, इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दो श्योर शॉट पास होने में। यस, कोई कसर मत छोड़ो, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान दो, बिल्कुल कसर मत छोड़ो। जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतने प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, रुको ही मत। जितनी टेस्ट दे सकते हो उतनी टेस्ट दे दो, अपना ऑब्जेक्टिव श्योरली पास होने का बना दो। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। इट्स नवंबर 2016 क्वेश्चन, नवंबर 2016 क्वेश्चन। As per the agreement between S Limited, a company in Korea, and Bharti Motors, an Indian company, S Limited rendered both offshore and onshore technical services to Bharti Motors for setting up a car manufacturing plant in Gujarat. एक मिनट, जो टेक्निकल सर्विस है फॉर अ बिजनेस इन इंडिया हो रही है, अमाउंट टैक्सेबल की पहली लाइन ये समझ लो। S Limited rendered offshore service, onshore service 2 करोड़ एंड 3 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तुम ऑफशोर दो ऑनशोर दो, तेल लगाने गया, इफ द FTS फॉर सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन इंडिया आ गया, बात खत्म हो गई। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेरिटोरियल नेक्सस इट इज टैक्सेबल। S Limited claim that it is not liable to tax in India. He is incorrect. As per section 9(7), fees by way of technical services would deem to accrue or arise in India except where the fees are payable in respect of services to be utilized in a business and profession carried out outside India or for a purpose of making the earning of any source outside India. Royalty FTS paid to a non-resident foreign company shall be taxable in India in the hands of non-resident foreign company if know-how are to be utilized in India, irrespective of whether know-how or technical services are delivered outside India, payment made outside India, Indian business connection or not, services are made available in India or not. Consequently, fees of 5 crore rendered by S Limited to Bharti is deemed to accrue or arise in India and taxable at the rate of 10%, 115A के हिसाब से, and therefore the contention of the assessee is not correct in law. खुद करो जी, सिमिलर काइंड का प्रॉब्लम हम ऑलरेडी करके आ गए हैं, आगे रिपीटेड क्वेश्चन है। 21 हम करेंगे, नवंबर 2003 का क्वेश्चन है, नवंबर 2003 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए, मैंने आपसे कहा था आगे सेम क्वेश्चन आएगा, उसी पे बेस्ड है। एक्स लिमिटेड असेसी इज अ कंपनी, फर्क क्या हुआ पता है पिछले और इसमें? इट्स अ कंपनी। A non-resident foreign company has entered into collaboration agreement with an Indian company in receipts of payment. How would you deal with the things? Interest is 8% debenture for 50 lakh issued in consideration for technical services. बोलो दो एडजस्टमेंट, 50 लाख तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे, इस 50 लाख का 8% फॉर 9 months, दैट इज 3 लाख रुपीज, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये 3 लाख आपने कहाँ से लाए? वो बच्चा शायद देखना भूल गया है। 50 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। सर 9/12 क्यों? क्योंकि ये जुलाई में इशूड है बेटा, तो 1 अप्रैल से तो हम इंटरेस्ट काउंट नहीं करेंगे। यस, सर्विस चार्जेस 500 इंटू 2.5%, 12,50,000,
टोटल आपकी इनकम हुई 65,50,000। 65,50,000 आपकी टैक्सेबल इनकम हुई। एक मिनट, असेसी कंपनी है, सरचार्ज मत लगाना, सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर लगेगा तो इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। एफटीएस जो आ रहा है आपका 62,50,000, इस पे 10%, यस। बची हुई अदर इनकम पे 40%, सरचार्ज नहीं आएगा, एचईसी आएगा, टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ। चेक करो, असेसी फॉरेन कंपनी है बेटा, डन है जी, वर्क के। प्रॉब्लम नंबर 22, प्रॉब्लम नंबर 22 चेक करो, मई 1999 का क्वेश्चन है। X Limited is an Indian company entered into agreement with Y Limited, a company registered in UK, for rendering the technical services in India. Technical services India में render करें, income is taxable in India. The consideration is euro 6 lakh, which was arrived as follow: drawing, designing services, engineering services, salary and allowance. Discuss the taxability. No doubt it is taxable in India. कितने परसेंट पे? 10% पे, 115A के हिसाब से। इसके अलावा DTAA में अगर कोई और रेट दिया होगा तो DTAA का रेट देख लेना, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। सो सबसे पहले सेक्शन 9 लिखना पड़ेगा कि भैया टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया हुआ होगा तो इनकम विल डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया, कंसिडरेशन मिला होगा भले ही विथ अ फिक्स्ड प्लेस कनेक्टेड इन इंडिया और नॉट। फिर 10% से टैक्सेबिलिटी बतानी होगी 115A के हिसाब से। फिर बताना होगा भैया अगर DTAA लोअर रेट प्रोवाइड कर रहा है तो DTAA फॉलो करना, अदरवाइज यही फॉलो होगा। साथ साथ में इससे कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। 23 डू इट मालिक सेल्फ, इजी है। 24 नवंबर 1998 क्वेश्चन, नवंबर 1998 क्वेश्चन। Under an agreement entered into after 2004 between Indian company and foreign company and approved by central government, the tax on royalty payable by the former to the latter is to be paid by Indian company. Section 195A है applicable. The royalty payable is 10 lakh rupees. Discuss the taxability. सेक्शन 195 बोलता है जहां किसी अग्रीमेंट में टैक्स पेबल है बाय पर्सन हु इज लायबल टू पे द अमाउंट, यस, तो फिर हम अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेंगे। वेयर अंडर एन अग्रीमेंट टीडीएस इज बॉर्न बाय द पर्सन बाय हुम इनकम इज पेबल, देन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स डिडक्शन such income shall be increased to such amount would after deduction of tax be equal to the net amount payable। हमें उतना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा जितने अमाउंट से फाइनल नेट अमाउंट पेबल है। अब नेट अमाउंट जो है ये 10 लाख रुपए देना है आफ्टर टैक्स, तो हमें अकॉर्डिंगली 10 लाख प्लस टैक्स इंक्लूसिव मानना पड़ेगा। 10 लाख प्लस 10.40%, यस या टोटल अमाउंट आएगा 1,16,042। चेक करो, इज दिस डन?
चेक कर बेटा पूरा प्रोविजन। Come to problem number 25, the last problem, November 2012 problem. David is a foreign national and a cricketer come to India as a member of Australian cricket team in the year ended 31st March 2021. Right? 31st March 2021. He received 5 lakh from participation of matches in India, 1 lakh from advertisement and 10,000 from न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है जो पहले भी आ चुका है, तीनों चीज़ें टैक्सेबल हो जाएगी, प्लस 10,000 हॉर्स रेसेस से भी जीता है, और नीचे 3 क्वेश्चन दिए। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको मैं सेल्फ पे डाल रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, फिगर बदल दी है, वर्ड्स बदल दिए, वहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, एवरीथिंग रिमेन सेम। आप चेक कर लीजिए। चेक करो बेटा। डन है जी, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है डिस्कशन खत्म होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन का भी क्वेश्चन है डिस्कशन खत्म होता है। मालिक, आपसे मिलूंगा अगले क्वेश्चन है डिस्कशन के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार सेफ हो। अगर आप लोग ऑलरेडी रिवीजन बूस्टर की सीरीज देख रहे हैं तो बिल्कुल देखते रहिए। आई होप आपने गिव अवे में चार्ट ले लिया होगा, और चार्ट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अभी भी जा करके। इसके लिए हम सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट ले रहे हैं, बाकी चार्ट्स गिव अवे ही दिया जा रहा है। डन। एज ऑफ नाउ ये मॉड्यूल 1 का चार्ट है और बचे हुए चार्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसे ही वो चार्ट्स प्रिपेयर होंगे हम लोग वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। डन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।